जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अभी 2 साल तक बचा हुआ था। फिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से उन्होंने 21 जुलाई की रात को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है और अब विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। विपक्ष भी पूछ रहा है कि क्या वाकई धनखड़ ने खुद से इस्तीफा दिया है या फिर उन पर कोई दबाव बनाया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में जितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हुआ, उन्हें फेयरवेल स्पीच तक नहीं देने दी गई और फिर उन्हें बंगला खाली करने का आदेश भी तुरंत दे दिया गया, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनको आदेश मिल चुका है कि जल्द से जल्द आप अपना बंगला खाली कर दीजिए। और ये सब देखकर तो शक की सुई और गहरी हो रही है। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की असली वजह क्या रही। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धनखड़ और बीजेपी आलाकमान के बीच तल्खियां बढ़ रही थी और इसीलिए आलाकमान धनखड़ को पद से हटाना चाहता था। और अब इन तमाम अटकलों के बीच ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। विपक्ष तो शुरुआत से ही कह रहा है कि धनखड़ के इस्तीफा देने को जितना सहज माना जा रहा है, असल में मामला उतना सहज नहीं है, बल्कि बहुत पेचीदा है। और अब कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर इस्तीफे पर सवाल उठा दिए हैं। खड़गे ने कहा, दाल में कुछ काला है। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। अब खड़गे ही नहीं बल्कि पूरा ही विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी की जाट विरोधी नीति एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। पहले सत्यपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़ ये बताता है कि बीजेपी जाटों का सिर्फ इस्तेमाल करती है और उन्हें नेता बने नहीं देखना चाहती। यानी मोदी सरकार तमाम आरोपों में घिर गई है और सरकार की तरफ से इस मामले में साथ ही गई चुप्पी, साथ ही इस्तीफे देने के बाद धनखड़ का एकदम से गायब हो जाना और भी कई सवाल खड़े करता है। यही नहीं, विपक्ष इस कदम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख मंत्रियों जैसे कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के शामिल न होने से जोड़कर भी देख रहा है। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन यानी 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने सभापति के रूप में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन किया। इसके बाद शाम को उन्होंने विपक्षी सांसदों से मुलाकात की और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में ऊपरी सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए। फिर अचानक रात 10 बजे के करीब जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब विपक्षी दल उनके इस इस्तीफे को असामान्य करार दे रहा है। उसका कहना है कि ये जैसा दिखाया जा रहा है असल में वैसा नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है। विपक्षी सूत्रों का यह भी कहना है कि धनखड़ को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष की तरफ से दिए गए महाभियोग के 2 नोटिस स्वीकार करने की योजना बना रहे थे। एक के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, वो है जस्टिस वर्मा और दूसरा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। और मोदी सरकार इसके लिए किसी कीमत पर राजी नहीं थी। और अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह रही होगी कि मोदी सरकार और धनखड़ के बीच इस तरह की खाई पड़ी कि फिर धनखड़ को इस्तीफा ही देना पड़ गया, जैसा कि विपक्ष दावे कर रहा है। तो जस्टिस शेखर यादव वाला मामला तो आप सभी को याद ही होगा। शेखर यादव ने खुलेआम एक मंच से समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इस पर विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया था, जबकि सत्ता पक्ष चुप रहा था। यहां तक कि सरकार पर विपक्ष ने ये आरोप भी लगाए थे कि सरकार शेखर यादव को बचाना चाहती है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो बाकायदा भेदभाव के ही आरोप लगा दिए थे।
कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था कि सभापति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार उस जज को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पूरी घटना से भेदभाव की बू आ रही है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा सचिवालय ने चीफ जस्टिस यानी सीजेआई को यादव के खिलाफ आंतरिक जांच न करने के लिए पत्र लिखा था, क्योंकि उनके खिलाफ संसद के उच्च सदन में एक याचिका लंबित थी, जबकि जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में ऐसा नहीं किया गया। सिब्बल ने यह भी कहा था कि एक और सवाल ये उठता है कि क्या ये सरकार शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी के निर्देश पर शेखर यादव ने हाई कोर्ट में परिसर में भाषण दिया था और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसने कार्रवाई की। सिब्बल ने आगे कहा था कि यादव से दिल्ली में पूछताछ की गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी रिपोर्ट मांगी गई। मैंने सुना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नकारात्मक रिपोर्ट दी और इस बीच 13 फरवरी 2025 को अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को संवैधानिक तरीके से देखा जाना चाहिए और संसद इसे आगे बढ़ा सकती है। अब इस सब को देखते हुए ही विपक्ष का दावा है कि उसी शेखर यादव वाले मामले में धनखड़ सरकार के खिलाफ जा रहे थे और विपक्ष की मांग पूरी कर रहे थे, इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद से ही हटा दिया। यानी धनखड़ अब सरकार के मन मुताबिक काम नहीं कर रहे थे, सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे, इसलिए धनखड़ मोदी सरकार की आंख की किरकिरी बन गए थे। केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जस्टिस वर्मा मामले में विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पहले ही नाराज थी, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इस मामले में सरकार से आगे निकल गया है और इसके बाद जल्दी जल्दी एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का काम किया गया। बीजेपी के कई सांसदों ने बताया कि उनसे दस्तखत जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के संबंध में लिए गए थे। 2 सांसदों ने यह भी बताया कि उनसे बिल्कुल सफेद कागज पर हस्ताक्षर लिए गए और यह साफ नहीं था कि ऐसा क्यों किया गया। मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने बताया कि ये दस्तखत जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस लाने के संबंध में लिए गए थे, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। यही नहीं, जगदीप धनखड़ विपक्ष का नोटिस स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने राज्यसभा में इस बात का ऐलान भी किया था कि उन्हें नोटिस मिल गया है। धनखड़ ने कहा था कि न्यायाधीश जांच अधिनियम के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव की सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, तो आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की तरफ से मिलकर एक समिति गठित की जाती है। और इसके बाद सरकार परेशान हो गई और उसकी सारी कसरत एक तरह से धरी की धरी रह गई। तो बीजेपी के कई सूत्रों ने यह भी बताया है कि धनखड़ की ओर से विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करना एक तरह से चौंकाने वाला काम था। और तो और धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के विपक्ष के नोटिस का भी जिक्र किया और ये बात भी सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त नहीं थी। यानी सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाहती थी, ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी। इन सारे मामलों को लेकर सरकार की नाराजगी बढ़ी रही थी। इसके अलावा धनखड़ ने पिछले साल जो फरवरी में राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने का मामला सामने आया था, उसे भी उठा दिया। आपको बता दें कि ये गड्डी सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली थी और धनखड़ ने कहा था कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इसके बाद धनखड़ ने शाम 4:30 बजे एक बैठक फिर से बुलाई, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुआ, ना तो जेपी नड्डा, ना किरण रिजिजू और ना ही अर्जुन राम मेघवाल। अब इसी सब को देखते हुए कांग्रेस का कहना है कि धनखड़ ने इस्तीफा उनका अपमान किए जाने की वजह से दिया है। इसके बाद रात 9:25 पर धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया और इसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। और अब विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि धनखड़ पर दबाव बनाया गया है इस्तीफा देने के लिए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।